Hello students, how are you all? Today you are welcomed once again in Zehra's classes, and we are here today to study another topic in plasma membrane, and that is membrane transport, and today we will deal with bulk transport. So students, coming on with the very first question and the question of the lecture, that is, how are Kupffer cells associated with bulk transport? So for this question's answer, you have to again see the entire lecture. You have to listen the entire lecture. You will get the answer in midst of this lecture, and it is very simple of all. So students, starting with the topic, that is bulk transport. First we will see what is bulk transport. Students, actually we studied about active transport, and you know active transport is that mode of transport which requires energy for transporting any kind of ions or molecules or particles into the cell or out of the cell through plasma membrane, है ना. तो कोई भी ट्रांसपोर्ट जो जिसमें वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और बल्क ट्रांसपोर्ट जो है लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अनदर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. इस प्रोसेस में भी बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है. ओके, सो बल्क ट्रांसपोर्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स, macromolecules and food particles across the membrane. It is the transport. Again, this is one more kind of transport which requires energy, and this transport is done, this transport of large quantities of materials or macromolecules or large sized molecules is done. ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्वांटिटी के मटेरियल्स या फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने में नॉट ओनली पार्टिकल्स बट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल को रिक्वायर्ड है, तो वो सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट को जो है हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं. एंड डेफिनेटली दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी. देन अगेन वी विल सी इट इन्वॉल्व्स फोल्डिंग. अब पिछले वाले मोड्स में यू कैन गो एंड सी माई लेक्चर्स फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, लेकिन यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि बल्क ट्रांसपोर्ट में इट इन्वॉल्व्स फोल्डिंग फ्यूजन और केमिकल स्टिमुलेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है कहीं ज़रूरत पड़ने पे फोल्ड होता है, कहीं ज़रूरत पड़ने पे फ्यूज़ हो जाता है, बाइंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, या कहीं केमिकली स्टिमुलेट हो जाता है जिससे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सके. देन वेसिकल्स, इसमें क्या हो रहा है, वेसिकल्स यानी छोटे थैले या बैग्स बनते हैं और उनको आप कहते हैं कैरियर वेसिकल्स. तो बल्क ट्रांसपोर्ट में मोड है जो है वो वेसिकल्स के फॉर्म में है, कैरियर वेसिकल्स के फॉर्म में है. और इसमें ट्रांसपोर्ट दोनों होता है, सेल के इनवर्ड भी होता है एज वेल एज आउटवर्ड भी होता है. ओके, सॉरी. सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सेल के इनवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है. यानी इफ दिस इज द सेल, sometimes the plasma membrane, if this is plasma membrane, then sometimes the plasma membrane enfolds itself, sometimes it evaginates itself, और बड़े मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को वो कभी इन भी लेता है और कभी वो फोल्डिंग्स के थ्रू वो बाहर चीज़ों को फेंकता भी है. तो इन एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है बल्क ट्रांसपोर्ट में. सिर्फ वन वे नहीं होता है, दोनों तरफ दोनों चीज़ें इसमें होती हैं. नाउ coming on to the types of bulk transport, there are basically two types जिसको आप कहते हैं endocytosis and exocytosis. Endocytosis as the name suggests ingestion, cell ingestion, यानी कोई भी चीज़ को सेल के अंदर लेना, उसको आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस. और एक्सोसाइटोसिस इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विच इज़ डन आउटसाइड द सेल. एज द नेम सजेस्ट, endocytosis, it allows intake of extracellular, EC means extracellular material into the cell, whereas exocytosis is the transport of material outside the cell. Exo means out और endo means in. तो in and out transport है. तो in transport inside taking material inside the cell is endocytosis, and taking or transporting material outside the cell is known as exocytosis. Okay, then this in endocytosis carrier vesicles are formed, and these vesicles are known as endocytotic vesicle
और इट इज़ नोन एज एंडोसोम। ठीक है, इसमें एंडोसाइटोटिक वेसिकल जो बैग या थैली बनती है इनटेक के लिए, उसको आप एंडोसोम्स कहते हैं या एंडोसाइटोटिक वेसिकल कहते हैं। सिमिलरली जो वेसिकल्स बाहर चीज़ों को फेंकते हैं, जो बैग्स, उनको आप कहते हैं एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स। देन सब्सटेंस क्या क्या इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है, लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एक्सोसाइटोसिस में भी सिक्रेटरी या एक्सक्रेटरी, स्पेशली वेस्ट मटेरियल्स या कोई किसी प्रकार के सिक्रीशन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन एक्सोसाइटोसिस। Then vesicles either burst into cytosol or fuse with tonoplast to release its content into the cell. ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि वेसिकल जो है वो ब्लास्ट हो सकते हैं, बर्स्ट हो सकते हैं साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये बर्स्ट हो सकते हैं। सपोज इफ दिस इज द सेल, तो यहाँ पे वेसिकल बना तो ये पूरी तरीके से बर्स्ट हो सकता है, फूट सकता है और अपनी चीज़ों को साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर सकता है, या फिर टोनोप्लास्ट के साथ ये फ्यूज होता है और अपने कंटेंट को उसमें रिलीज करता है। नाउ व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट जो है वो क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच बाउंड्स द चीफ वैक्यूल ऑफ ए प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है, उसके ऊपरी कवरिंग को आप कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो जो ये वेसिकल्स बनते हैं प्लांट सेल में, स्पेशली वेसिकल्स जाके क्या करते हैं, ये टोनोप्लास्ट के साथ मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं और उसके अंदर जाके वो अपने कंटेंट को रिलीज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में वेसिकल्स फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही यहाँ पे फ्यूज होते हैं और फ्यूज होके वो उसी में बर्स्ट होते हैं और अपनी चीज़ों को वो रिलीज करते हैं उसमें। ओके, देन देर आर टू टाइप्स ऑफ दिस थिंग एंडोसाइटोसिस. These are pinocytosis and phagocytosis. Now today we will study in details about these two, because as you have seen in process of exocytosis that materials which are to be thrown out, they form a vesicle. This vesicle is exocytotic vesicle. They come near plasma membrane. If this is plasma membrane, they come near plasma membrane. Here they throw out the stuff. They bind with the plasma membrane, fuse with plasma membrane. This plasma membrane then helps it to throw it out. Okay, but in endocytosis there are certain types of endocytosis, pinocytosis and phagocytosis. We will see these two particular process in details. First we will look into the schematic or diagrammatic explanation of these two transports. So here it is the schematic diagrammatic explanation of the types of bulk transport. You see here, this is endocytosis. Anything which is to be taken inside the cell is taken in form of an invagination of this plasma membrane. You can see this is plasma membrane, और इसमें कोई भी चीज़ जो लेनी है वो एक कप में या एक बैग बनता है, उस बैग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप को इनवेजिनेट करता है। दिस इज नोन एज इनवेजिनेशन, यानी अंदर की तरफ धंसता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक गैप बनता है उसके अंदर जो चीज़ों को, जो लिक्विड को या सॉलिड को, सॉल्यूट को जिसको लेना है वो उसके अंदर बल्क बनता है और फिर ये पूरा कवर अप होता है टू फॉर्म अ बैग. सी हियर दिस इज कवर्ड एंड अ बैग इज फॉर्म. This bag is known as endocytotic vesicle, and this vesicle, and in this way the transport is done from out. This is ECF, that is extracellular material or extracellular fluid. From there, as you can see, the arrow suggests it is movement from outside to inside the cell, forming a vesicle. Similarly, in exocytosis also vesicle is formed, but whatever is to be transported out is again taken into the bag, and this bag is known as exocytotic vesicle, and this exocytotic vesicle moves towards plasma membrane. You can see this plasma membrane and this is the vesicle. These two fuse together and the vesicle bursts and it releases the things out. As you can see, the arrow suggests, यहाँ पे arrow suggest कर रहा है that it is moving towards the plasma membrane to throw off the unwanted thing, residual things or any kind of secretion.
So this is the diagrammatic representation of the two types of bulk transport, that is endocytosis and exocytosis. Endocytotic vesicle are formed which takes the things into the cell. Exocytosis, in exocytosis इसमें exocytotic vesicle बनता है जो चीज़ों को बाहर रिलीज करता है through plasma membrane. So I hope so students these two basic processes is clear. Now we will move on to endocytotic processes and see the very first one, that is pinocytosis. We will see pinocytosis, and pinocytosis is again the type of endocytotic process which is known as cell drinking. Cell drinking because here intake of small amount of extracellular fluid as well as iron or molecules is done, and this process was discovered very first by Lewis in 1931, and in this process it is intake of ECF, that is extracellular fluid. इसमें ज़्यादातर फ्लूइड लिया जाता है, उसके साथ आयंस और मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, और इसमें एक छोटा सा वेसिकल बनता है, बैग बनता है, और ये वेसिकल कैसे बनता है? थ्रू इनफोल्डिंग. इनफोल्डिंग यानी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर फोल्ड होता है. अगर ये सेल है तो इस तरह का इनफोल्डिंग बनता है, तो इनफोल्डिंग से जो है वेसिकल बनता है, और उस इनफोल्डिंग में जो भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है वो उसके अंदर आता है. सो वेसिकल फॉर्मेशन दो प्रोटीन्स से होता है. द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ क्लैथरीन एज वेल एज एक्टिन. क्लैथरीन एक तरह का फाइब्रिलर प्रोटीन है, एज वेल एज एक्टिन जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और इन दो प्रोटीन्स की मदद से वेसिकल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, बैग फॉर्म होता है, और उसके अंदर रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो भरता है, और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है. और इस प्रोसेस में क्या लगता है, अभी मैंने बताया बल्क ट्रांसपोर्ट भी एक काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें एटीपी के साथ साथ कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होता है और इससे ट्रांसपोर्ट होता है. जब आप पिनोसाइटोसिस पढ़ते हैं तो पिनोसाइटोसिस में दो प्रोसेसेस अगेन आपको पढ़ने होते हैं. वो है फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस एज वेल एज एडजॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस. एडजॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर इसको आप बोल सकते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी बोला जाता है इनको. क्यों? क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स में, और वो रिसेप्टर्स से होता है. डेफिनेटली वी विल स्टडी दिस इन कमिंग स्लाइड्स. सो लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल सी द फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस. फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस क्या होता है? फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस ये जो है इसमें नॉन सिलेक्टिव सोल्यूट पार्टिकल्स का इंटेक होता है विच इज प्रपोर्शनेट टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रपोर्शनेट टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. यानी कि इसमें प्रपोर्शन से जो मतलब जो भी सॉल्यूट है, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो या सेल के अंदर में हो, उनके प्रपोर्शन के हिसाब से मूवमेंट होता है. बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, या अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, इस तरह से दोनों जगह के प्रपोर्शन के हिसाब से ये सॉल्यूट का इनटेक होता है. और नॉन सिलेक्टिव है, इसमें किसी भी तरह का सॉल्यूट जा सकता है, बहुत सिलेक्टिव तरीके से या बहुत चूजी होके नहीं होता है. इसमें वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट इट मूव्स इन दैट वे. ठीक है, तो इट इज़ अ नॉन सिलेक्टिव एंड सॉल्यूट इनटेक इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ECF. अब मेथड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो पास होता है एक पैकेट में, जो पॉकेट बनता है, और पॉकेट कैसे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर धंसता है. इन्वेजिनेशन, अंदर धंसने को हम कहते हैं इन्वेजिनेशन. ये देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट होता है, और इन्वेजिनेट होके ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इन्वेजिनेशन हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्रॉपलेट्स हैं. ठीक है, इस इन्वेजिनेशन जो है, ये इन्वेजिनेशन या जो ये गड्ढा बनता है, इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आता है. क्यों आता है? क्योंकि ये डीप होता चला जाता है, डीपली ये फोल्ड होता है. ठीक है,
और डीप होके ये क्या बनाता है, एंडोसाइटोटिक वेसिकल, जिसको आप कहते हैं पिनोसोम्स। ये बना आपके एंडोसाइटोटिक वेसिकल बनने की तरफ होता है और धीरे धीरे ये पूरी तरीके से एक राउंड स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर की रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो आ जाता है और इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं पिनोसोम। इस बैग को हम कहते हैं पिनोसोम। ये पिनोसोम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सी दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अलग होता है और अलग होके कहाँ आता है, ये साइटोप्लाज्म में। दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ओके, ये अलग होके साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये दो काम करता है साइटोप्लाज्म में, या तो ये डायरेक्टली क्या करता है, बस्ट हो जाता है और अपने कंटेंट को साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है, या फिर ये टोनोप्लास्ट से, दिस इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट यानी अभी मैंने बताया था कि प्लांट सेल में जो बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़ा वैक्यूल होता है, उसकी कवरिंग को, उसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो दो काम होते हैं पिनोसोम्स के साथ, या तो वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आता है और बस्ट हो जाता है और उसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरे साइटोसोल में फैल जाती हैं, या तो फिर ये काम करता है जिससे कि वो रप्चर होता है, या फिर दूसरा काम वो ये करता है कि वो जाकर टोनोप्लास्ट के साथ वो अपने आप को फ्यूज़ कर देता है और इस फ्यूजन से क्या होता है, जो भी मटेरियल उसके अंदर है वो कंटेंट इसके अंदर, इंजेस्टेड कंटेंट जो है वो इसके अंदर आ जाता है, टोनोप्लास्ट के वैक्यूल के अंदर आता है और वो सेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फ्लूइड फेज दिस थिंग। और एक चीज़ बता दें, फ्लूइड फेज में, फ्लूइड फेज जो है वो कंटिन्यूअस लिक्विड फ्लूइड का अपटेक होता है, या इस प्रोसेस से डायरेक्टली लिक्विड का टेकअप या फ्रॉम सराउंडिंग होता है, और ये केवल ये पर्पस इसलिए होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे क्लीन हो सके, क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है या नेक्स्ट टाइप आता है वो पिनोसाइटोसिस का है, वो है एड्सॉर्प्टिव, जो कि मैंने बताया था कि वो है आपके रिसेप्टर मेडिएटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ कोटेड पिट्स। ठीक है, इसमें कोटेड पिट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अब ये कोटेड पिट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोटेड पिट्स हमने बोला, तो एक्चुअली में क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, कोटेड पिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विथ एड्सॉर्प्टिव साइट्स और हाईली एफिनिटी रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स मैं बता दूं आपको क्या होते हैं। रिसेप्टर्स वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि एक जगह, आपने पढ़ा था ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, यू कैन रेफर टू माय लेक्चर, इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कि जो लिपिड बाइलेयर होता है उसके अंदर बीच में प्रोटीन का भी कुछ इंटरनल प्रोटीन्स होते हैं जिसको आप कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं, वो जब इकट्ठा होते हैं कहीं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जब एक साथ क्लस्टर फॉर्म करते हैं तो उसको आप कहते हैं कोटेड पिट्स। और ये कोटेड पिट्स या ये कोटिंग जो होती है, ये इसलिए नाम दिया गया है एक स्पेशल प्रोटीन के नाम पे कि क्लैथरीन। क्लैथरीन प्रोटीन जो है कहाँ लगा होता है, ये आपके बिल्कुल जो पार्ट साइटोप्लाज्म की तरफ फेस हो रहा है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट है इस तरफ जो होता है, यहाँ पे वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इनको क्लैथरीन भी कहते हैं या कोट प्रोटीन भी कहते हैं। तो इस मेम्ब्रेनस प्रोटीन का जहाँ क्लस्टर होता है वो रिसेप्टर बनाता है और ये रिसेप्टर में बहुत एफिनिटी होती है और ये एफिनिटी जो है वो किसी भी तरह के पार्टिकल को बुला के अटैच करने में हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये क्लैथरीन, ये येलो में है, दैट इज क्लैथरीन प्रोटीन। इंटरनल आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, वहाँ पे ये साइट्स होते हैं। और देखिए ऊपर में ये रेड कलर के जो होते हैं वो रेड कलर के जो रिसेप्टर्स हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देखते हैं कि कोटेड पिट्स बनते हैं और इसमें प्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, हार्मोन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि कोटेड पिट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को और वो आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं, रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो जाते हैं। और इस अटैचमेंट में सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं लेकिन बहुत कम लिक्विड या फ्लूइड, किसी भी तरह का फ्लूइड आता है इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ।
और जब इस रिसेप्टर के साथ जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, ये रिक्वायर्ड स्टफ है, जब आके वो अटैच हो जाता है तो फिर एक वेसिकल बन जाता है। आप देखिए यहाँ पे रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट हो रहा है और एक वेसिकल बनता है, उस वेसिकल को आप कहते हैं रिसेप्टोसोम। वहाँ पे आप जो वेसिकल बनता था वो आपके एंडोसाइटोटिक वेसिकल में पिनोसोम्स बनता था पिनोसाइटोसिस में। यहाँ पे आपके जो एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस है इसमें यहाँ पे बनता है रिसेप्टोसोम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं? उन प्रोटीन्स के बने होते हैं जो कि ट्रांसमेम्ब्रेनस हैं और वो क्लस्टर बनाते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। और कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं। वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? वो होती हैं क्लैथरिन प्रोटीन, जो कि साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ फेस कर रही होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आपका स्ट्रक्चर है। तो ये रिसेप्टर के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल लाइक प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स, हार्मोन्स जब आके अटैच होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक बैग बनता है जिसको आप कहते हैं रिसेप्टोसोम्स, और ये एक अपने पर्टिकुलर टारगेट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स की ये एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस आपको समझ में आ रहा है। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बहुत फर्क है। एब्जॉर्प्शन जो होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, मैंने यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव वर्ड यूज़ किया, एड्सॉर्प्शन अलग है, एब्जॉर्प्शन अलग है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें एक फ्लूइड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, चाहे वो किसी लिक्विड में या किसी सॉलिड में, जिसको आप एब्जॉर्बेंट कहते हैं। पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, मिल जाता है। लेकिन एडजॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें कोई भी, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, गैस से हो या लिक्विड या किसी भी डिसॉल्व सॉलिड से हो, वो जाके किसी सरफेस पे चिपक जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है या डिसॉल्व नहीं होता है, बल्कि वो मॉलिक्यूल एक सरफेस पे चिपक जाता है। तो और उस सरफेस को आप कहते हैं एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस में कोई चीज़ घुल जाती है उसको आप कहते हैं एब्जॉर्बेंट, और जिस सरफेस में कोई चीज़ अटैच हो जाती है उसको आप कहते हैं एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे जैसे देखिए एड्सॉर्ब हो रहा है कोई भी चीज़, क्ले, सिलिका जेल, मेटल्स, इन पे कोई भी चीज़, मेटल्स में कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, बस उसके साथ अडहेर हो सकती है, अटैच हो सकती है, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं एड्सॉर्प्शन। तो पिनोसाइटोसिस का भी एक ये प्रोसेस है जिसमें कि पार्टिकल ट्रांसपोर्ट तो होता है लेकिन एक मीडिएटर के थ्रू होता है, और मीडिएटर क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? एड्सॉर्ब करते हैं जिन पार्टिकल्स को आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिन पार्टिकल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो सो आई होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ we will move on to the next part, and that next part is phagocytosis। अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस के दो आपने पढ़े, फ्लूइड फेज जिसमें केवल फ्लूइड का इंटेक होता है, बहुत लो एफिशिएंसी प्रोसेस है, वो नॉन स्पेसिफिक है, और एक एड्सॉर्प्टिव यानी कि कैरियर या रिसेप्टर मेडिएटेड होता है। ठीक है, और अगेन अब आपने ये पिनोसाइटोसिस के मेथड्स थे, या दो फॉर्म्स थे। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में जब आप एंडोसाइटोसिस में आपने पढ़ा पिनोसाइटोसिस, तो उसके साथ फैगोसाइटोसिस भी बल्क ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस का दूसरा टाइप है। और फैगोसाइटोसिस को आप कहते हैं सेल ईटिंग, और इसमें आप देख सकते हैं इसको सेल ईटिंग क्यों कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मेटनिकोफ इन 1883, और इस प्रोसेस में इंजेस्ट होता है लार्ज पार्टिकल। जैसे हम खाना खाते हैं तो बड़े पार्टिकल्स को इंजेस्ट करते हैं, लेते हैं, पूरा सॉलिड पार्टिकल अंदर लेते हैं, तो उसको इंजेस्ट करते हैं। तो इस इंजेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल की वजह से इसको आप कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस और फैगोसाइटोसिस। इसमें क्या क्या बड़े पार्टिकल्स लिए जा सकते हैं? माइक्रोब्स हो सकता है, सेल डेब्रीज होता है, कोई सेल खराब हो गया है या कोई सेल का बचा हुआ पार्ट है मरे हुए सेल्स का, या फिर कोई डीजनरेटिंग सेल्स हैं, सेल के अंदर आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, या कुछ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन चीज़ों को इंजेस्ट करना यानी पूरी तरह से खा के उसको पचा लेना, उसको आप कहते हैं सेल ईटिंग, यानी किसी ईटिंग, खाना यानी कि ईट करना और उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, तो उसको आप सेल ईटिंग कहते हैं। और प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस, और ये होता है थ्रू डिटैचेबल वेसिकल्स, डिटैच हो सकते हैं वेसिकल्स। तो द प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग लार्ज पार्टिकल्स लाइक माइक्रोब्स, सेल डेब्रीज, डिजनरेटिंग सेल्स थ्रू forming detachable vesicles is known as phagocytosis,
एंड सिलेक्टेड सेल्स दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था पहले स्टार्ट ऑफ स्लाइड में, ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि फैगोसाइटोसिस कफर सेल्स जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि किससे एसोसिएटेड है, बल्क ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड है, लेकिन बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विथ फैगोसाइटोसिस बिकॉज some of the only selected cells of the body they perform phagocytosis, that is ingestion of large particles, and out of those cells, selected cells, Kupffer cells are there which are present in liver, और ये फैगोसाइटोज करते हैं, अनवांटेड चीज़ों को फैगोसाइटोज करते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स और भी हैं लाइक मैक्रोफेज हो गया या डब्ल्यू बेसिस के न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेल्स जो हैं ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। सो आई होप सो यू हैव गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड। अब अमीबा या बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपने फूड को, अपने खाने को फैगोसाइटोसिस के माध्यम से लेते हैं और इसको इसी फॉर्म से अपने फूड को वो प्रोक्योर करते हैं। तो अब देखते हैं फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को होता है इनके अंदर, ये देखिए ये प्रोसेस है, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। पहले पूरा प्रोसेस आप जानिए क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, दे पोजेस रिसेप्टर्स, इन पे देखिए यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ब्लू इज डिमार्केटेड एज सेल मेम्ब्रेन। दिस सेल मेम्ब्रेन हैज रिसेप्टर्स, और जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो जाके क्या होते हैं उस रिसेप्टर के पास जाके वो अटैच होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होता है, पहले पार्टिकल्स जाके उसमें अटैच होते हैं रिसेप्टर्स में, और फिर सेल मेम्ब्रेन एजेस अराउंड द पार्टिकल इवेजिनेट्स। तो यहाँ पे देखो जब वो पार्टिकल अटैच हो जाता है रिसेप्टर से तो ये सेल मेम्ब्रेन देखो ये यहाँ पे इवेजिनेट हो रहा है, इवेजिनेट यानी ऊपर की तरफ ये बढ़ रहा है, इसको क्लोज कर रहा है, ठीक है। कैसे क्लोज कर रहा है, ये इस तरह से मेम्ब्रेन जाता है, इवेजिनेट हो रहा है, ये इस तरह से यहाँ का मेम्ब्रेन जा रहा है, ये इसको इवेजिनेट हो रहा है। तो इवेजिनेट करने का मतलब ये इसको क्लोज कर रहा है, बाहर निकल के मेम्ब्रेन इसको क्लोज कर रहा है, और क्लोज करने के बाद ये क्या बनाता है, एक वेसिकल बनाना शुरू करता है। इट प्रोड्यूसेस अ वेसिकल, एक बैग बनाता है। अब ये वेसिकल जैसे ही बन जाता है इट इज पिंच्ड ऑफ, ठीक है, ये वेसिकल जैसे ही बनता है इट इज पिंच्ड ऑफ। So this vesicle is produced and this vesicle is pinched off from the surface with the help of actin myo। तो ये actin माइक्रोफाइब्रिल्स की मदद से ये क्या करता है, ये वेसिकल जो है वो बनता है और पिंच ऑफ हो जाता है। पिंच ऑफ यानी इससे अलग हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो डिटैच होके इंटरनल आता है। और ये वेसिकल विद दिस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल इंजेस्ट किया है उसको क्या कहते हैं, फैगोसोम्स। यहाँ पे क्या बन जाता है, ये फैगोसोम्स बन जाता है। अब इस फैगोसोम का क्या काम है, ये लाइजोसोम जो सेल के अंदर एक सेलुलर ऑर्गेनेली है, लाइजोसोम के साथ ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है और एक डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल बनाता है। दिस इज योर डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल। लाइजोसोम्स के साथ मिलके ये डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल बनाता है, और ये फूड वैक्यूल के अंदर एक एसिड हाइड्रोलेसिस प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेस्ट कर देता है इस पार्टिकल को। और डाइजेस्टेड मटेरियल क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू आपने पढ़ा है, डिफ्यूजन यू कैन गो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन फाइंड आउट डिफ्यूजन मोड, और वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जो भी मटेरियल डाइजेस्टेड हो चुका है और रिक्वायर्ड मटेरियल है वो डिफ्यूज हो जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में, और बचता क्या है उस वैक्यूल में, वैक्यूल इज लेफ्ट विथ रेसिड्यू यानी वेस्ट मटेरियल, और उस रेसिड्यू को हम कहते हैं, जो वैक्यूल के अंदर रेसिड्यू पड़ा है उस वैक्यूल को हम कहते हैं रेसिडुअल वैक्यूल। और वो रेसिडुअल वैक्यूल जो है वो फिर सेल से बाहर निकलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टच में आता है, वहाँ वो फूटता है, और कंटेंट जो है उसका रेसिडुअल वैक्यूल का इट इज थ्रोन आउट। This vacuole is thrown out, the residue is thrown out through a process which is known as ephagi. Ephagi यानी E means removal, तो removal of unwanted things और removal of whatever thing was absorbed and which is waste for the cell, उसको कहते हैं ephagi। अच्छा, लाइसोसोम्स के अंदर लाइसोजाइम भी होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस के साथ लाइसोजाइम भी होता है। अकेले लाइसोजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी तरह के, अगर लाइसोसोम अकेले किसी एक स्टफ को के पास पहुंचता है या उसको अकेले हैंडल करता है तो वहाँ पे ये डिसॉल्व कर देता है, माइक्रोब्स को
या उसके ऊपर की कवरिंग को ये लाइजोजाइम जो लाइजोसोम में प्रेजेंट होता है वो उसको डिसॉल्व कर देता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से किल कर देता है. So students, these were the processes of the plasma membrane transportation. I hope so everything is clear within you, and in next lecture definitely we will see another part. The plasma membrane part is over. In next lecture we will come up with cytoplasm and other cellular organelles. So till then, thank you, and if you have understood the topic, kindly like it, share and subscribe Zahra's classes. So students, thank you.